नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही दूसरी जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं मदन लाल आजाद। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आज उनसे उनके आंदोलन और जो ठगी कंपनियां हैं उनके निदेशकों का क्या हाल है, भुगतान का क्या हाल है और जो इस समय देश में चल रहा है उन बातों को भी लेकर बात करेंगे। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस लागना लपेट कार्यक्रम में। जी साहब, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। तो मदन लाल जी, पहले ही जो आपकी मिशन भुगतान की तीसरी यात्रा है भारत की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इसमें नया कुछ नहीं है, वही है कि जो हम अनियमित जमा योजनाएँ पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए ये यात्रा कर रहे हैं और इसका मूल लक्ष्य तो ये है कि हम सबसे पहले उन लाभार्थियों को जगाएँ, जिनका लाभ इस कानून को मिलना है, जो ठगी पीड़ित हैं देश के 42 करोड़, उनको इस कानून के विषय में जानकारी दें। उन्हें बताएँ कि ये भुगतान की गारंटी का कानून है, आपका अधिकार बनाया गया है, इसके तहत आप आवेदन करोगे तो आपका पैसा जो जमा राशि है, वो 2 से 3 गुना तक 180 दिन में आपके जिले का सक्षम अधिकारी आपको वापस करेगा। तो जब लोगों को पता चलेगा, जागरूक हो जाएँगे, तो वो निश्चित रूप से आवेदन करेंगे और आवेदन करेंगे तो भुगतान होगा, भुगतान नहीं होगा, तो वो आंदोलन करेंगे कि जब कानून बन गया है, तो कानून की अनुपालना क्यों नहीं की जा रही? और जब आंदोलन होगा, तो चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो या कोई और हो, उनको ये करना होगा। यही लक्ष्य है इसका मिशन भुगतान मदन लाल भारत जी, यात्रा कार्य। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अब तक की आपके इस आंदोलन की? सर, उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ हैं, जहाँ लोग मानते ही नहीं थे कि कोई इस तरह का कानून है। देश के लगभग 14 राज्यों में इस कानून के तहत भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और अब हरियाणा सम्मिलित हो गया है, दिल्ली है और जी उत्तराखंड है। मतलब लगभग 14 राज्य हैं जहाँ बट्स कानून के तहत भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं और दिल्ली में तो दिल्ली, यूपी, बिहार और क्या बोलते हैं अपना मध्य प्रदेश और हरियाणा 5 राज्यों में तो इस पे जो समनिंग होती है, नोटिस जिसको कहते हैं, वो होने आरंभ हो गए हैं और संभवतः दिल्ली में बहुत जल्दी एक जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मामले में संकेत मिले हैं कि वो भुगतान कर देगा, उसको कई सारे नोटिस सम्मन हो गए हैं और मदन लाल लगभग जी, 150 से ज़्यादा एफआईआर लॉन्च जी हो चुकी हैं। जी, क्या इस बीच में कुछ निवेशकों का भुगतान भी हुआ है? जी, हुआ है। लगभग कितना भुगतान रहा होगा वो? सर, उसको काउंट नहीं किया जा सकता कि कितना रहा होगा, कहीं 4 लाख किसी को मिल गए, 2 लाख मिल गए, 10,000 मिल गए, 5,000 मिल गए, 2,000 मिल गए, इस तरह से हो रहा है। उसको इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि भाई हो रहा है, मैं उसे होना नहीं मानता हूँ कि जहाँ 42 करोड़ हैं, अगर वहाँ 1,000 2,000 लोगों का हो जाए तो वो कोई होने में होना नहीं है। तो सहारा के मामले में जो 5,000 करोड़ रुपए जो रिलीज करने की बात हुई थी, अमित शाह ने भी बोला था, गृह मंत्री ने, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी को रिलीज करने थे सहकारिता मंत्रालय के लिए। तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? कोई स्पष्ट तो स्थिति उसकी अभी हुई नहीं है। सर, पैसा दिया ही नहीं है, सेबी ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। सेबी जी, ने मना कर दिया है। मतलब वो 5,000 करोड़ जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो पैसा रिलीज नहीं होगा। बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, सेबी उसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उसमें अपील फाइल करेगी। सेबी ने मना कर दिया है कि हम नहीं रिलीज करेंगे ये पैसा। तो उस आदेश में संशोधन कराने के लिए सेबी जाएगी। ये चुनावी जुमला था। सरकार ने अंडर प्रेशर लेकर के अपने चुनावी लाभ के लिए इसको एक तरह से कहें तो गलत, मतलब न्यायोचित तरीका नहीं था वो, उस तरह से एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की अफवाह फैलाई ताकि लोगों के, निवेशकों के, पीड़ितों के क्रोध को शांत किया जा सके, लोगों को गुमराह किया जा सके, उनके वोट बटोरे जा सके। वो कानून सम्मत फैसला नहीं था। तो क्या यदि सेबी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना नहीं होगी? नहीं सर, रिव्यू पिटीशन फाइल कर देगा ना कि इस आदेश में संशोधन करो, आपने गलत तरीके से आदेश, गलत आदेश किया है, ये कानून सम्मत नहीं है। संशोधन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश कोई फाइनल आदेश। सहारा के जो निवेशक है वो पैसा की उम्मीद में है। एक बड़ी अपडेट मदन लाल जी ने इस समय बताई है कि वो पैसा जो है
सेबी ने इनकार कर दिया है और जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर करने जा रहा है सेबी। तो जी मदन लाल जी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सहारा से भी कोई भुगतान होने की कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। सहारा सेबी अकाउंट से जो मामला है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के विक्टिम्स का भुगतान नहीं होगा, ये तय है। बेवजह लोग उम्मीद बना रहे हैं। झांसे वालों की सरकार है, झांसेबाज हैं, सब ये सब झांसा दे रहे हैं। इसके लिए नए सिरे से लोगों को सोचना होगा, नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। ये फैसला सरकार ने, सुब्रत राय ने मिल करके एक षड्यंत्र के तहत दोषपूर्ण फैसला करवा दिया था ताकि लोगों के क्रोध को शांत किया जा सके, और इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं था, लोगों का पैसा बांटना लक्ष्य नहीं था। मदन लाल जी, सहारा की यदि बात चली है तो एक बात बड़ी जो है वो बड़ी आश्चर्यजनक है कि सहारा की अभी भी एक पैसे की संपत्ति जो है ना नीलाम हुई है ना बिकी है, और इन सबके बावजूद सुब्रत राय ना किसी निवेशक का 2 पैसा दे रहा है, और कर्मचारियों की भी जो सूचनाएं आ रही है वो सैलरी देने को तैयार नहीं है। तो सहारा का पैसा आखिर जा कहाँ रहा या गया कहाँ? सब विदेशों में चला गया सर, टैक्स हेवन देशों में भेज दिया। सहारा की पूरी फैमिली एनआरआई बन चुकी है, वहां चला गया। जो थोड़ा मोड़ा जो सुविधा शुल्क देना होता है वो सरकार में बैठे हुए करप्ट लोगों को दे दिया उसने, और कुछ सरकार के राजगुरु को दे दिया, रामदेव को। हजारों करोड़ रुपए तो मतलब लाल जी, मैनेज कर आपका रहा है विदेश आपका भागने के। आपका संघर्ष मैंने देखा है देश भर में, जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया है, और विशेष रूप से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं विभिन्न प्रदेशों में, वो आंदोलनों पे एक तरह से बड़ी क्रूरता बरत रही हैं, वो बड़ी तानाशाही रवैया उनका है। तो क्या क्या परेशानियां आपको इस आंदोलन में आई हैं या अब आगे उम्मीद है आपको कि इस तरह की आशंका सर है? मेरे आंदोलन के साथ क्रूरता तो नहीं बरती, सीधे सीधे के लाठी चलाई हो या गोली बौछार या कहीं इक्का दुक्का कोई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हो किसी ने तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री के आदेश पर प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव ने एक फर्जी मुकदमा जरूर दिल्ली में दर्ज करा दिया, स्पेशल सेल में। तो उसकी क्या है ये स्थिति? परेशानी थोड़ी उस, सी, और कोई परेशानी उस, वैसी नहीं आई है। उस क्योंकि मुकदमे मेरा की जो तरीका है आंदोलन का वो अलग किस्म का है, उस उसमें मुकदमे शायद की लाठी गोली नहीं चला पाएगी सरकार। उस मुकदमे की स्थिति क्या है मदन लाल जी? मुकदमे की स्थिति ये है, मुझे सेशन कोर्ट ने उसमें जो है प्रोटेक्शन दे दिया है कि जब भी मुझे अगर गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस करती है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, तो 3 दिन पहले नोटिस देगा कि आपको गिरफ्तार करना है, ताकि मैं कोर्ट से परमानेंट बेल ले सकूं। उसमें अभी मुझे परसों बुलाया था उन्होंने, मैं परसों गया था। कुछ चीजें वो मांग रहे थे, अकाउंट डिटेल, ये वो। जो उसमें आरोप ये लगाया है कि मैंने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय के नाम का दुरुपयोग करके जो ठगी पीड़ित हैं उनसे पैसा लिया है। किसी ठगी पीड़ित की शिकायत तो है नहीं, कोई शिकायत ऐसी वो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, ना कोर्ट के समक्ष ना कहीं और। केवल एक वो षड्यंत्र है डराने का, धमकाने का, आंदोलन को कमजोर करने का। तो मैंने तमाम एविडेंस उनको दिए, अपने संगठन का जो रजिस्ट्रेशन बायलॉज था वो उनको दे दिया है, और जो चीजें थी मेरे पास मैंने सारी दी हैं, मदन लाल अपने जी, प्रमाण। मदन लाल जी, हमारे दर्शकों को और निवेशकों को इस बारे में बताइए कि जो आपका जो इसमें आंदोलन चल रहा है, लंबा संघर्ष, लंबा आंदोलन आपका रहा है, और अभी आगे जिस तरह की आपने रणनीति बनाई है, तो कहाँ कहाँ और भी आपको जाना है, और कब तक निवेशकों का पैसा जो है वो मिलेगा? सर पैसा तो 2023 में ही मिलना है राजपूत साहब, ये तो निश्चित है। क्योंकि कोई ना कोई हालात ऐसे बन जाएंगे जब देश के तमाम निवेशक सत्य को समझ चुके होंगे, जाग जाएंगे और सब मिलकर के हल्ला बोलेंगे। ये होना ही है, भले ही मैं रहूं या न रहूं। चूंकि मेरे ऊपर इस वक्त बड़ा मतलब संकट मंडरा रहा है एक तरह से, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं 2-3 चीजें जानता हूं भविष्य के विषय में कि एक तो मेरी जल्दी से क्या होनी नहीं है, मौत नहीं कर पाएगी सरकार। जेल भेज सकती है, ये संभव है। कि मुझे मार दें ये नहीं हो पाएगा, मेरी हत्या कर दें, एनकाउंटर कर दें, ये नहीं हो पाएगा। जेल भेज सकते हैं, तो मैं अगर जेल में रहूं या कहीं भी रहूं, ये आंदोलन अब इतना प्रबल हो गया है कि इसको रोका नहीं जा सकता राजपूत साहब। और ये पीड़ितों का, अपराध पीड़ितों का, ठगी पीड़ितों का आंदोलन है। इसलिए इस पर कोई गोली डंडा बौछार भी नहीं हो पाएगी कि साहब कोई गोली चला दे या ताकत से इसको दबा ले, बड़ा असंभव सा काम है। ये होना है। बड़ी तेजी के साथ ठगी पीड़ित परिवार जाग रहे हैं, और जैसे जैसे वो जागते जाएंगे वैसे वैसे सरकार को झुकना पड़ेगा।
सरकार झुकने वाली है, कोई कहे कि साहब ये झुकते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं झुकती है, झुकती है क्या है, बोलते हैं कि वो फिल्मी सा गीत है कि झुकती है दुनिया, दूध चाहिए। छुपाने वाला चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो तो, ये झुकाने वाले लोग तो, तैयार हो गए, झुकेंगे। तो कब झुका रहे हैं सरकार को मनोहर लाल जी? सरकार को साहब थोड़ा सा इंतजार और कर लो राजपूत साहब, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं जरा फ्री सा हो जाऊं, मुझे कुछ बांधने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो अभी बंधन है कई मेरे ऊपर, उन बंधनों को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और संभवतः जून में तोड़ डालूंगा उन तमाम बाधाओं को और बंधनों को। तो कौन कौन से बंधन है, जुलाई में कौन सी बाधाएं हैं, थोड़ा बताइए। थोड़ा कानूनी बाधाएं जो पैदा कर दी हैं उन्होंने, मुकदमा दर्ज करवा देना, और कई तरह का गड़बड़े हैं जो मतलब खुलासा भी नहीं किया जा सकता, अच्छा हैं मनोहर लाल बांधने का जी, प्रयास किया जा आप रहा है। पुराने क्रांतिकारी हैं और पुराने आंदोलनकारी हैं, और जिस तरह से आपने ठगी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, एक बड़ी लड़ाई देश में मानी जा रही है। तो ये जो अभी पहलवानों का आंदोलन चला है ब्रजभूषण शरण सिंह के पर यौन शोषण का आरोप लगाकर, और अभी अमित शाह से मीटिंग हुई, आज अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई, और इसी बीच में ड्यूटी पर भी लौटे हैं पहलवान रेलवे में। तो इसके बारे में आपकी क्या धारणा है और आपका क्या कहना है? राजपूत साहब ये व्यक्तिगत चीज है, मतलब व्यक्तिगत समस्या है लोगों की, ये कोई समाज की सामूहिक समस्या नहीं है। कोई आंदोलन वाली बात इसमें थी नहीं, और आंदोलन चलो कर भी दिया, क्योंकि वो सेलिब्रिटी थे, देश की शान मान थे पहलवान लोग, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई जिनको नहीं होना चाहिए, घृणित कहेंगे हम इनको, घृणित घटनाएं हुई हैं। बच्चियों का शोषण होना, यौन उत्पीड़न होना, वैसे तो ये अंदरूनी मतलब सत्य है, कटु सत्य है कि साहब ये होता ही है। तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? नहीं, विरोध तो होना चाहिए इसका, लेकिन उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो स्वयं पीड़ित हैं। इसमें जो किसानों की पंचायतें टूट पड़ी, पॉलिटिकल पार्टियां टूट पड़ी, तो अब जो मुद्दा है वो बदल गया विषय। इसमें पंचायत उनकी जरूरत कहाँ थी समझौते की कि होम मिनिस्टर मीटिंग ले या खेल मंत्री मीटिंग ले। सीधे सीधे अब तो मामला यौन शोषण का था, यौन शोषण का मामला था। पुलिस इसकी जांच कर रही थी। अब क्लीन चिट दिलवाने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, तो पॉक्सो की धारा हटा ली जाए, क्लीन चिट मिल जाए, बेलेबल ऑफेंस रह जाएगा, बेल मिल जाएगी आराम से, अगर एंटीसिपेटरी बेल उनको, ब्रजभूषण को। तो ये जो ये मीटिंग हो रही है गृह मंत्री के साथ, खेल मंत्री के साथ, ये मेरी समझ से परे हैं। इनकी आवश्यकता नहीं थी, चूंकि ये समझौते वाला केस नहीं है, ये ये कोई मैंने चीटिंग का केस है, तो क्या ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है सीधे सीधे। इसमें तो ब्रजभूषण सिंह शरण अगर अभियुक्त हैं तो पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है, 354 की यही सामान्य धारा है, तो भी उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, और बेल मिलती है तो बेल दे दो, छोड़ दो उनको, लेकिन फॉर्मल अरेस्ट तो उनकी तो होनी ही सरकार चाहिए जो थी। है एक तरह से बचा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। सरकार भी बचा रही है, और जो विक्टिम जिनको कहा जा रहा है, हमको लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके मन में भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो कानून से परे हैं। उनको इस तरह से होम मिनिस्टर से, खेल मंत्री से मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग्स वाला नहीं है, कोई समझौते वाला थोड़ा ही है। कोई एमएसपी की मांग थोड़ा ही कर रहे हो, या काले कानून वापस लेने की मांग कर रहे तो हो। मतलब लाल जी तुम कह इसमें रहे हो यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके एक अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग है, तो उसमें मीटिंग की कहाँ जरूरत है। एक बात बड़ी प्रमुखता से इसमें निकल कर आई है मामले में, जी कि ऐसा, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, मुझे तो जानकारी कानून की नहीं है, कि यदि पोक्सो एक्ट के मामले में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उस मामले की जानकारी दी जाती है, तो धारा 1921 के तहत जो है, यदि वो पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराए या उस मामले में संज्ञान नहीं ले, तो वो भी आरोपी माना जाता है। लेकिन इस मामले में हाँ, इस मामले में किसी इनमें से एक पहलवान ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिल से इस मामले को अवगत कराया, और कुश्ती फेडरेशन में इस तरह के मामले, और ये भी जानकारी मिली कि नाबालिग जो पहलवान है उसके साथ यौन शोषण के मामले की भी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए सब कुछ ये केंद्र सरकार में किया जा रहा हो? नहीं नहीं, देखो सर, जानकारी एक मौखिक जानकारी देना एक अलग बात है। जो धारा है वो 166A है, इसमें वो ये कहती है कि अगर आप किसी को लिखित सूचना दें तो वो व्यक्ति दोषी है। व्यक्ति भी कौन, प्रधानमंत्री थोड़ा ही, जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर आपने उसको सूचना दी है लिखित में कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, पॉक्सो का ही नहीं, वो टोटल यौन उत्पीड़न का जो केस है, 354 हो चाहे 376 हो,
जो 2013 का नया न्यू एंटी रेप लॉ है उसमें ये प्रोविजन किया गया है सीआरपीसी में। उस धारा के तहत उस इंक्वायरी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है जिसमें 1 वर्ष की सजा है। आपने प्रधानमंत्री को वार्ता की टेबल पर बैठे हुए भोजन की टेबल पर बता दिया कि साहब वहाँ खेल संघ में ऐसा ऐसा होता है, कुश्ती संघ में वो उत्पीड़न करते हैं, यौन शोषण करते हैं या गलत चीजों की डिमांड करते हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ थोड़ा ही मुकदमा हो जाएगा। यदि हाँ, लिखित प्रधानमंत्री तो बड़े पद पर हैं, उनको अगर मौखिक भी किसी ने बताया था तो उस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था और कहना चाहिए था पुलिस ऑफिसर्स को कि भाई इनको बुलाओ, इनके बयान रिकॉर्ड करो और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। प्रधानमंत्री का ये नैतिक कर्तव्य तो बनता था कि उन्हें कहना चाहिए था, वो देश के सर्वोच्च शासक हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो इसमें कानून का कोई वो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, ये तो जनता को तय करना है कि उन्हें इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद पर रखना है या नहीं रखना है। मदन लाल जी, आपका व्हाट्सएप के तहत आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय ने आवेदन मांगे हैं कि जिनका पैसा विशेष रूप से सहारा में कि जिनका भुगतान है वो आवेदन करें सहारा सहकारिता मंत्रालय में। तो क्या बट्स एक्ट के तहत पैसा लोगों को मिलेगा या सहकारिता मंत्रालय भुगतान कराएगा? सर देखिए, सहकारिता मंत्रालय का भी अपना एक्ट है, नया अमेंडमेंट भी ले आए हैं ये उसमें। उस कानून के तहत अगर पैसा लेना है लोगों को तो वहां अप्लाई कर सकते हैं वो, लेकिन उसमें प्रोविजन ये है कि सहकारिता मंत्रालय सहारा इंडिया परिवार की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लिक्विडेशन में डालेगा, उन पर लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा और वहां लिक्विडेटर के यहाँ आवेदन होना है। उस आवेदन के आधार पर लिक्विडेटर भुगतान करेगा। और ये जो आवेदन लिया जा रहा है अभी सहकारिता मंत्रालय में, केवल वो तो इसलिए लिया जा रहा है कि चूंकि वो करोड़ों की तादाद है निवेशकों की, चारों मल्टी स्टेट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है सहारा की, तो वो एक लिमिटेड मतलब एक इतनी संख्या चाहिए शिकायतकर्ताओं की जिनके आधार पर इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लिक्विडेशन में डाला जा सके। अभी वो संख्या पूरी नहीं हुई है, इसलिए सहकारिता मंत्रालय शिकायत मांग रहा है लोगों से। तो जब कंप्लीट शिकायतें हो जाएंगी उसके बाद इनको लिक्विडेशन में डाला जाएगा और लिक्विडेशन में डाल के फिर दोबारा से आवेदन मांगा जाएगा तमाम मतलब जमाकर्ताओं से, निवेशकों से, कि अब आप लिक्विडेटर के यहाँ आवेदन करो, इस फॉर्मेट में करो, वो फॉर्मेट भी अलग होगा, तब इनका भुगतान होगा। दूसरी प्रक्रिया बट्स एक्ट 2019 की है, उसमें तो सीधे सीधे है कि अगर किसी कंपनी ने आपको या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वायदा किया कि मैं आपका पैसा 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में या 5 साल में इतना वापस कर दूंगा, आप मेरे यहाँ इतना जमा करोगे तो उसमें तो आपकी जमा राशि अगर आपको तय समय सीमा के अंदर वापस नहीं मिल रही है या कंपनी बीच में ही बंद हो गई या बैन कर दी गई सरकार द्वारा, तो आप अपनी जमा राशि के भुगतान का दावा अपने नजदीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ कर सकते हैं। और उसमें प्रोविजन है कि आप अपनी जमा राशि का, मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका कि किसी की 2030 में होगी या 24 में या 25 में, वो अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना क्लेम फाइल कर सकता है अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ। और सक्षम अधिकारी को बाउंड किया है बट्स एक्ट 2019 में कि वो 180 वर्किंग डेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट और नोडल ऑफिसर पुलिस क्राइम एसपी के साथ मिलकर के 180 दिन में इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे और पीड़ित का आवेदक का भुगतान कराएंगे और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाएंगे। ये मोटा मोटी कानून है। तो अंत में तो मैं तो यही कहते कि वो बट्स एक्ट के तहत आवेदन करें। देश का कोई भी ठगी पीड़ित, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार से जुड़ा है, चाहे पीएसीएल से या किसी से भी। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं निवेशकों से यही कहना चाहूंगा राजपूत साहब कि निवेशक सत्य और असत्य के अंतर को पहचाने। अभी निवेशकों को बहुत ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठगों के द्वारा, ठगों के जो ये कथित संगठन हैं निवेशकों के बीच में उनके द्वारा। तो इस सत्य और असत्य के अंतर को निवेशक पहचाने, कानून को पढ़ें। बट्स एक्ट 2019 को जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब वो एजेंट्स के खिलाफ है, तो एजेंट साथी भी डर की वजह से इस कानून की जानकारी निवेशकों को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस डर को खत्म किया जाए, सत्य और असत्य के अंतर को पहचाने और सब लोग जो भी जमा करता है देश का वो अपने अपने आवेदन अपने अपने नजदीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ करें। निश्चित रूप से सबका भुगतान होगा, इसमें कोई तनाव लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़े, बस जो जल्दबाजी करेंगे तो उनका और ज्यादा उत्पीड़न होगा, उनके साथ ठगी की जाएगी निश्चित रूप से।
तो मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट जी के लपेट करके हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद आपका भी राजपूत साहब।